गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं आप लोग को थेरेपेटिक डाइट के बारे में स्टार्ट किया था। थेरेपेटिक डाइट बताती हूँ, उसके बाद मैं इसमें कुछ बीमारियों के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं आप लोग को स्टार्ट की हूँ मधुमेह की कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मधुमेह कैसे होता है, किससे संबंधित बीमारी है, क्यों होता है, इसमें किस किस चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे आनुवंशिकता का, मोटापा का, टेंशन का। ठीक है। और ये किस हार्मोन के कम श्रावण होने से इसको ज़्यादा होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और कौन कौन से ग्लैंड्स अगर ग्लैंड्स के निष्क्रियता से भी ये हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उसमें फिर मैंने आपको कुछ जैसे सिम्टम्स बताए थे, जिसे पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सब होता है ना। जैसे आपको अगर चक्कर आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस नामक रोग होने की संभावनाएं होती हैं। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताई थी। उसके बाद नंबर आ जाता है कि इसका उपचार क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो एक जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है और एक जो एडल्ट लोगों को होता है। तो ये डायबिटीज वयस्कों में मधुमेह दो बताए थे। और एक क्या होता है, तो एक डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। और एक जो होता है वो जेस्टेशनल कहते हैं, जो है क्या बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं को होता है। अब नंबर आता है उपचार का ट्रीटमेंट। तो आप लोग देख लीजिए, मधुमेह के रोग का कोई स्थायी उपचार नहीं है, परंतु इसे कुछ हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। मोटापा के कारण यदि व्यक्ति को मधुमेह है तो वजन पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। आहार में परिवर्तन एवं आवश्यक सुधार करके मधुमेह पर अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि रोगी स्वयं स्वस्थ होने के लिए भरपूर प्रयास करे तथा परिवर्तित आहार को ग्रहण करे, साथ ही साथ चिकित्सक की सलाह पर माने। मधुमेह रोग पर नियंत्रण दवाइयों से अधिक रोगी की दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल, उत्साह एवं सहयोग पर निर्भर करता है। मधुमेह का उपचार निम्नानुसार किया जा सकता है। नंबर 1 आहार, जिसे कहते हैं डाइट। नंबर 2 इंसुलिन के इंजेक्शन देकर। नंबर 3 खाने की दवाइयों से, तथा नंबर 4 क्या है, व्यायाम के द्वारा इस पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब देख लीजिए आहार एवं उपचार क्या है, तो इसमें कैसे कैसे आहार देने और कैसे देना है। तो आहार में नंबर 1 है, 1 मिनट रुकिए। आहार में नंबर 1 जिसे डाइट कहते हैं, आहार द्वारा मधुमेह रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। आहार से मधुमेह का उपचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आहार से प्राप्त ऊर्जा रोगी व्यक्ति की कुल शारीरिक ऊर्जा मांग से 5% कम हो। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे रहा है कि आप जो आहार दे रहे हैं, इनके आहार में क्या होना चाहिए, अंकुश लगाया जाना चाहिए। इनको वो आहार दिया चाहिए जो आहार आप ऊर्जा रोगी व्यक्ति की कुल शारीरिक, जैसे जितनी भी जो वो मध्यम वर्ग का है, हार्ड वर्किंग है, या कम कम काम क्रियाशील व्यक्ति है, उसको जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे 5% कम कैलोरी दी जानी चाहिए। साथ ही भोज्य पदार्थों में निर्धारित मात्रा में तौलकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। एम स्वामीनाथन ने क्या कहा कि वनली वेटेड क्वांटिटीज ऑफ फूड शुड बी कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू डाइट शेड्यूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू नंबर 1 कैलोरीज नीड्स द प्रपोर्शन ऑफ कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वही कहने का मतलब है अब पहली बात तो इसका प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको ये काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या देना है क्या नहीं, एक कैलोरी की नीड्स और कितने कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट देने, इनके प्रपोर्शन भाग को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा नंबर आता है कैलोरी का। तो रोगी की लंबाई, आयु, शारीरिक वजन के अनुसार प्रस्तावित ऊर्जा मांग से 5% कैलोरी कम दिया जाना चाहिए, अर्थात आदर्श वजन वेट से 5% ऊर्जा कम करके दिया जाना है। यदि मधुमेह के रोगी का वजन सामान्य है तथा मूत्र परीक्षण में कीटोन बॉडीज उपस्थित नहीं है, तब इसे भोजन में कार्बोज की मात्रा कम होनी चाहिए। साथ ही दवा का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यदि दवा से तथा आहार नियंत्रण से भी ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो रहा तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन में कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन का अनुपात मधुमेह के प्रकार पर निर्भर करता है। मोटापा से ग्रस्त मधुमेह के रोगी का आहार, डाइट ऑफ ओबीस डायबिटीज। मोटापा से ग्रसित मधुमेह के रोगियों का सुधार आहार से जल्दी हो जाता है। इन्हें दवाइयों तथा इंसुलिन की आवश्यकता यदाकदा ही होती है। मोटापा के रोगियों में मधुमेह के उपचार हेतु पहला कदम उनका वजन कम करना होता है। मोटापे से ग्रस्त मधुमेह के रोगियों का आहार नियोजन निम्नानुसार होना चाहिए। नंबर 1 आहार कम कैलोरी युक्त होना चाहिए, परंतु कैलोरी की मात्रा एकाएक बहुत अधिक कम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे
कैलोरी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। इनसे आहार में गुड़, शहद, शक्कर, मिठाई, जड़ एवं कंद वाली सब्जियां, आइसक्रीम आदि अधिक शर्करा युक्त आहार नहीं दिया जाना चाहिए। उपरोक्त आहार को वर्जित समझना चाहिए। नंबर 2 क्या है? कम कैलोरी युक्त आहार देने के बावजूद भी यदि रोग की अपेक्षित सुधार नहीं हो तथा मूत्र में ग्लूकोज आता हो तो भी आहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन पश्चात वजन घटने लगता है तब मूत्र से ग्लूकोज आना बंद हो जाता है। नंबर 3 है प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि मधुमेह की स्थिति में नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन, जिसे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं, वो हो जाता है। अतः मधुमेह के रोगियों को सामान्य लोगों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कार्बोज। रक्त में कीटोसिस तथा कीटोन्यूरिया को रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। रक्त में कीटोसिस तथा कीटोन्यूरिया को रोकने के लिए किस पे नियंत्रण करना आवश्यक है? तो कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। कैलोरी पर क्या आवश्यक है? कैलोरी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति को 40% कैलोरी की प्राप्ति कार्बोज द्वारा होती है। मोटे व्यक्तियों के लिए वसा की मात्रा घटाकर कार्बोज की मात्रा से 60% तक कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब फैट की मात्रा कम करके फैट से जो आप एनर्जी ले रहे थे, कैलोरी ले रहे थे, वो आप कार्ब्स लीजिए। ठीक है, कार्ब्स के द्वारा अगर आप 40% कैलोरी ले रहे हैं तो आप 60% लीजिए, लेकिन किससे लीजिए? कार्ब्स के द्वारा लीजिए। मोटे व्यक्तियों के शारीरिक वसा का भी ऑक्सीकरण होता है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति का यदि 40% से अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति का यदि 40% से अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा? रोगी कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो जाएगी। सामान्य वजन वाले व्यक्ति का यदि 40% से अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। ठीक है, और उसे क्या है? डायबिटीज़ है तो। लेकिन अगर कोई मोटापे से ग्रसित है और उसको क्या है? रक्त में कीटोसिस और कीटोन्यूरिया मतलब रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। उसको 40% आप कार्बोज दे रहे थे और उसके साथ वसा दे रहे थे तो वसा को घट करके आप 60% कार्बोज ही दीजिए। लेकिन अगर कोई सामान्य वेट का आदमी है तो वो जितना कार्बोज ले रहा है कार्बोज है, जितना फैट ले रहा है फैट ले, तो उसको कितने कार्ब्स की मात्रा होगी? तो उसको 40% कार्ब्स की मात्रा चाहिए। विटामिन एवं खनिज लवण। तो विटामिन की पूर्ति हेतु एक मल्टीविटामिन की गोली दी जानी चाहिए। खनिज लवणों की पूर्ति हेतु हरे पत्तेदार सब्जियों, कम शर्करा युक्त फलों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो ऐसे फ्रूट्स के प्रयोग करना चाहिए। अल्प भार के मधुमेह के रोगी का आहार। डाइट फॉर एंड अंडरवेट डायबिटीज पर्सन। कार्बोज कार्बोहाइड्रेट। सामान्य से कम वजन वाले अर्थात अल्प भार के मधुमेह के रोगियों को पर्याप्त मात्रा में कार्बोज दिया जाना चाहिए, परंतु साथ ही उन्हें दवाइयाँ तथा इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना चाहिए ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो सके। ये आपने क्या देखा था? मोटापे वाला। ये क्या है? अल्प भार का है। तो मधुमेह में आहार नियोजन। मील प्लानिंग ऑफ डायबिटिक पेशेंट। मधुमेह की स्थिति में दीर्घकाल तक आहार की एक निश्चित एवं नियंत्रित मात्रा लेना आवश्यक है, तभी रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। परंतु व्यवहारिक रूप से रोज रोज असंभवतः तो नहीं, परंतु कठिन तौल कर भोज्य पदार्थों की गणना तथा कैलोरीज का अनुपात मिलाना असंभव तो नहीं परंतु कठिन एवं दुस्साध्य भी है। अतः प्रारंभ में भोज्य तत्वों की गणना भोज्य पदार्थ की तौली हुई मात्रा से करने के उपरांत इसे कटोरी, गिलास या कप से नाप कर रख लेना चाहिए ताकि दूसरे दिन इसी नाप के आधार पर आहार का नियोजन किया जा सके। मधुमेह की अवस्था में कार्बोज, वसा, प्रोटीन के अनुपात निम्नानुसार होना चाहिए। अगर किसी को मधुमेह की बीमारी हो गई हो तो उसे आप चीज़ों को क्या आपने देखा था ना, एम स्वामीनाथन ने क्या कहा? चीज़ों का क्या एक मतलब प्रपोर्शन देना चाहिए उनको, एक नपा तोला मतलब एक प्रपोर्शन में चीज़ों को देना चाहिए जिसमें कैलोरी हो, फैट हो, मतलब कैलोरी मिले कार्ब से, प्रोटीन से, फैट से। ठीक है, तो कितना कितना देना चाहिए। तो रोज़ आपको कोई चीज़ अगर नापना रहेगा तो वो आपके लिए कठिन नहीं है, तो आप किसी बर्तन का मेज़र कर लीजिए, उसी को प्रयोग में लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, किसकी कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है देख लीजिए। तो मधुमेह के प्रकार, कार्बोज, वसा, प्रोटीन। कार्बोज, वसा, प्रोटीन कैलोरी का प्रतिशत, इसमें कैलोरी का प्रतिशत है। बालकों में मधुमेह अगर हुआ है तो उन्हें 40% कार्बोज दीजिए, 40% ही वसा दीजिए और 20% प्रोटीन दीजिए। वयस्क व्यक्ति को, और वो भी मोटा है, अगर उसे मधुमेह हो गया है तो उसे 60% कार्बोज, 20% वसा और 20% प्रोटीन देना चाहिए। सामान्य वजन वाले किसका प्रतिशत है? तो
कैलोरी का प्रतिशत है। सामान्य वजन वाले मधुमेह के रोगी को 40% कार्बोज, वसा भी 40% और 20% जो है प्रोटीन देना चाहिए। मधुमेह के रोगी हेतु भोज्य तत्वों का निर्धारण, कुछ चीज़ें हैं जिसका निर्धारण किया गया। कैलोरी कितना देना चाहिए, तो अगर जो अत्यधिक वजन वाला है उसको 1400 कैलोरी देना चाहिए और मांसाहारी को भी 1400 कैलोरी। सामान्य वजन वाला है तो 1700, कम वजन वाला है तो 2400। कार्बोज कितना देना चाहिए, तो 220 और 165 ग्राम, 220 165। फिर सामान्य वजन वाले को 220 180, कम वजन वाले को शाकाहारी को 340, मांसाहारी को 290। प्रोटीन ऐसे ही देना, शाकाहारी को 65, मांसाहारी को 90, शाकाहारी को 65, मांसाहारी को 80 और शाकाहारी को 90 और 100। ये अत्यधिक वजन, सामान्य वजन, कम वजन की बात बताई गई है। ये देख लीजिए कुछ इसका क्या है, आप कह सकते हैं कि चार्ट है जिसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देना है। सामान्य वजन, मध्यम वजन, सामान्य परिश्रम वाले, सामान्य परिश्रम और मध्यम परिश्रम वाले, मतलब कितनी कैलोरी देनी है, कितना वसा, कितनी हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब मेज़र करके आप कोई बर्तन कोई चीज़ रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को आप उसी हिसाब से दीजिए। मधुमेह की अवस्था में आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1, अनाज में चावल और मक्का का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गेहूं तथा चना जौ मिलाकर उसके आटे की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। मिश्रित आटे की रोटियां मधुमेह में लाभ पहुंचाती हैं। नंबर 2, मिठाइयाँ पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। नंबर 3, ये सभी फल जिनमें कार्बोज की अधिकता है वर्जित समझना चाहिए, जैसे केला और अंगूर, परंतु आंवला, नींबू, संतरा, खरबूज, तरबूज, जामुन, पपीता, नाशपाती, अमरूद आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी फलों का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें 3 से 15% तक कार्बोज उपस्थित होता है। इसमें कितने प्रतिशत तक, 3 से 15% तक कार्बोज उपस्थित होता है। जिन फलों में उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, तो आंवला का, नींबू का, संतरा का, तरबूज का, जामुन का, पपीता और नाशपाती आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 क्या है, शक्कर, गुड़, शहद, खजूर बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। शक्कर मतलब चीनी, गुड़, शहद, खजूर बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। बिना शक्कर की चाय दी जानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी तथा कोको में मिठास हेतु सैक्रीन, जो आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं ना, उसको सैक्रीन का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 7, भोजन में विविधता होना चाहिए। 8, भोजन को आकर्षक ढंग से परोसा जाना चाहिए। 9, रोगी की क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की मात्रा दी जानी चाहिए। 10, भोजन में प्याज, लहसुन व अन्य खाद्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए क्योंकि ये रक्त में ग्लूकोज तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। भोजन में दूध, अंडा, मांस, मछली तथा दूध से बने पदार्थों की प्रचुरता होनी चाहिए। इंसुलिन द्वारा उपचार, इंसुलिन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के स्तर को कम, स्लो डाउन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड करता है, परंतु इसका प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रयोग से रक्त शर्करा, ब्लड शुगर की मात्रा एकदम से कम हो जाने का भय हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। अगर अधिकता होगी तो हाइपर, कम होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। इसलिए इंसुलिन का उपयोग रक्त शर्करा की नियंत्रित करने में सहायक रूप में ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंसुलिन की दूसरी बड़ी कमी यह है कि इसे प्रतिदिन इंजेक्शन के माध्यम से रोगी के शरीर में पहुंचाना पड़ता है, जो कि काफ़ी श्रमसाध्य एवं कठिन काम है। मुंह से लेने पर इंसुलिन का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। मुंह से अगर आप इंसुलिन लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। इसको कैसे, जब आपकी मांसपेशियों में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तभी इसका प्रभाव, मतलब ये प्रभावित होता है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति में लगभग 40 यूनिट इंसुलिन प्रतिदिन लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से स्रावित होती है। देखिए, एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से 40 यूनिट जो है इंसुलिन, जो उसकी अंगनाशय है, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है, और जिससे ना बीटा सेल ऑफ आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखता है। परंतु मधुमेह के रोगी में इनका श्रावण कम हो जाता है, अतः रोगी को इंसुलिन की कितनी मात्रा आवश्यक है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बाजार में मुख्यतः 2 प्रकार के इंसुलिन मिलते हैं, घुलनशील इंसुलिन जिसे सॉल्यूबल इंसुलिन कहते हैं, दूसरा डिपॉट इंसुलिन जिसे डिपॉट इंसुलिन ही कहते हैं। घुलनशील इंसुलिन जो सॉल्यूबल इंसुलिन है, यह स्वच्छ तरल रूप में रहता है। यह अधिक प्रभावी भी होता है, परंतु इसका प्रभाव थोड़ी अवधि 6 घंटे के लिए ही होता है। 6 घंटे के बाद पुनः इसकी आवश्यकता होती है।
मधुमेह के नए रोगियों के लिए जिनमें कीटोन बॉडीज अधिक बनता है, आकस्मिक स्थिति में तथा किशोर रोगियों के लिए इस प्रकार का इंसुलिन अधिक प्रभावी है, लाभदायक एवं उपयोगी भी है। ऐसे रोगी जिन्हें आहार पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, घुलनशील इंसुलिन अधिक लाभदायक होता है। डिपॉट इंसुलिन, यह इंसुलिन धुंधला या दूध की तरह दिखता है। यह घुलनशील इंसुलिन से ज़्यादा लाभकारी उपयोगी है क्योंकि इसका एक ही इंजेक्शन देने से पूरे दिन में 10 से 12 घंटे तक रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्य बना रहता है, जिसे डिपॉट इंसुलिन कहते हैं। डिपॉट इंसुलिन भी कई प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक का प्रभाव अलग अलग अवधि से प्राप्त होकर अलग अलग अवधि में समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के इंसुलिन बाजार में उपलब्ध है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है। 3 नंबर ग्लोबिन इंसुलिन। इसमें घुलनशील इंसुलिन के साथ ही ग्लोबिन नामक प्रोटीन भी होता है। ग्लोबिन आपने क्या देखा, आपने देखा घुलनशील इंसुलिन, दूसरा देखा डिपॉट इंसुलिन, तीसरा क्या देख रहे हैं, ग्लोबिन इंसुलिन। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन के साथ ग्लोबिन नामक प्रोटीन से हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होता है ना, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन बीफ हीमोग्लोबिन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है, ये बीफ हीमोग्लोबिन होता है। जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये बीफ हीमोग्लोबिन होता है। इसका प्रभाव शरीर पर बहुत ही धीरे धीरे पड़ता है, अतः यह कम प्रभावी है। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। आइसोफेन इंसुलिन, जिसे NPH कहते हैं, ठीक है, इंसुलिन आइसोफेन इंसुलिन NPH, इसका निर्माण हेगडार्न ने किया था। आइसोफेन इंसुलिन का निर्माण किसने किया था, तो हेगडार्न ने किया था। इसे NPH भी कहते हैं। इसमें रवेदार इंसुलिन क्रिस्टलिंग इंसुलिन के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में जिंक, जस्ता तथा कम मात्रा में प्रोटामीन होता है। यह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। अगला था प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। इसमें रवेदार इंसुलिन, जस्ता के लवण तथा प्रोटामीन होता है। यह सर्वाधिक प्रभावी इंसुलिन है। सर्वाधिक प्रभावी इंसुलिन कौन सा है, प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। आजकल इसी इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के रोगियों के लिए किया जा रहा है। प्रोटामीन इंसुलिन क्या है, सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, जस्ता होता है, प्रोटामीन होता है, ठीक है, और क्या होता है, रवेदार इंसुलिन है। ये क्रिस्टलिंग जो है ये इंसुलिन होता है, ये बहुत प्रभावी है और आजकल इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। किसका, प्रोटामीन जिंक इंसुलिन का। अगला है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसे IZS कहते हैं, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इसे लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं। इसमें रवेदार इंसुलिन तथा जिंक लवण, क्रिस्टल इंसुलिन एंड जिंक साल्ट होता है। इस इंसुलिन में जस्ता लवण का pH 7.4 होता है। इस रवेदार क्रिस्टलिंग इंसुलिन में जो जिंक होता है उसका pH कितना होता है, तो 7.4 होता है। जिंक लवण तथा 7.4 होता है। यह अघुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील बनाने हेतु एसीटेट बफर घोल में पुनः सस्पेंड करना पड़ता है। यह इंसुलिन शरीर पर धीमी गति से क्रिया करता है, परंतु इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। किसका, इंसुलिन जिंक सस्पेंडेंट का। ये भी क्रिस्टलिंग इंसुलिन है। इसे लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं। इसका जो pH होता है कितना होता है, 7.4 होता है। यह क्या होती है, अघुलनशील होती है। घोलने के लिए एसीटेट बफर घोल के सस्पेंशन का प्रयोग करना पड़ता है और ये धीमी गति से क्रिया करती है, पर इसका असर क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है। कुछ इंसुलिन से उनको लगाने का देखिए कैसे कैसे कितना देना है। तो घुलनशील इंसुलिन 20 यूनिट, शीघ्र प्रभाव परंतु अवधि कम, ठीक है। प्रारंभ में आधी, अधिकतम 4 से 6 और 6 से 10 घंटा। फिर ऐसे घुलनशील इंसुलिन 40 यूनिट, शीघ्र प्रभाव परंतु अधिक समय तक, फिर आधा, फिर ऐसे करके दिया हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको भी बताई हूँ। IZS इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, PZS पोटामीन जिंक सस्पेंशन, इसका 2 है फुल फॉर्म। इंसुलिन की अधिक मात्रा में उत्पन्न जटिलताएं। इंसुलिन की अधिक मात्रा, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की अधिक मात्रा हो गई तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं वो आप देख लीजिए।
कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओवरडोज ऑफ इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन का ओवरडोज आप ले लिया तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। यदि रोगी की आवश्यकता से अधिक मात्रा में इंसुलिन के इंजेक्शन के माध्यम से शरीर, क्योंकि अगर आपकी बॉडी देगी, मतलब आपकी अगर बॉडी इंसुलिन का श्रावण कर रही है तो वो तो प्रकृति की देन है, वो कम या ज़्यादा वो बॉडी बैलेंस कर देगी। और प्रति 40 यूनिट प्रतिदिन क्या करती है, आपकी जो बीटा सेल है पैंक्रियाज की, वो क्या करती है, इंसुलिन का श्रावण करती हैं। इतनी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं और ओवरडोज हो गया तो आपको क्या हो सकता है। तो वही चीज़ लिखा है कि कई जटिलताएं हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहला लक्षण रक्त में शर्करा का स्तर बहुत कम हो, जो कहते हैं ना शुगर लग रहा है, डाउन हो गया है, चक्कर आ रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, तो वही चीज़ आपकी बॉडी में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कभी दवाओं का ओवरडोज, कभी इंसुलिन का कभी जो आप मतलब डायबिटिक की दवाएं लेती हैं, कभी उसका भी असर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में शर्करा के स्तर का कम होना क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके लक्षण निम्न है। नंबर 1, बहुत अधिक बार भूख लगना। नंबर 2, कमजोर एवं थकान महसूस करना। नंबर 3, बहुत अधिक पसीना निकलना, ओवर स्वेटिंग। नंबर 4, मानसिक विचलन, मेंटल कन्फ्यूजन। नंबर 5, हृदय की धड़कन बढ़ना, ट्रैकियाड्रिक एंड पाल्पिटेशन, सांस फूलना एवं कपकपी। आलस्य एवं सुस्ती, वस्तुओं का दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देना, डबल इमेज, जैसे कहते हैं यार मेरी आंखों के सामने धुंधला दिख रहा है, जैसे लग रहा है हर चीज़ें दो दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो गया है। किसकी मतलब किस प्रॉब्लम में, जब आपको क्या कह सकते हैं, अगर डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में आपने इंसुलिन का ओवर डोज ले लिया है और आपकी बॉडी में क्या हो गया, ब्लड शुगर लेवल घट गया है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और उसके ये सब लक्षण है। फिर डायबिटिक कोमा, जो आप बेहोश रहते हैं और कई दिन तक अगर आप होश में नहीं आते तो उसे क्या कहते हैं, डायबिटिक कोमा कहते हैं। उपरोक्त अवस्था को इंसुलिन शॉक कहते हैं। ये जो उपरोक्त अवस्था है इसे क्या कहते हैं, तो इंसुलिन शॉक के नाम से जानते हैं। अतः इस अवस्था को रोकने के लिए रोगी को यदि 50 ग्राम ग्लूकोज पिया जाए, तो कहते हैं ना यार शुगर डाउन हो गया, थोड़ा सा गुड़ खा लो या चीनी घोल के पी लो, सही हो जाएगा, तो वही बात है। 50 ग्राम ग्लूकोज पिला दिया जाए तो स्थिति सामान्य हो जाती है। कितना? 50 ग्राम ग्लूकोज। यदि रोगी बेहोश अनकॉन्शियस हो गया है तब उसे 50% ग्लूकोज, ऐसे 50 ग्राम, ऐसे 50%, तब उसे 50% ग्लूकोज का इंजेक्शन अंतःशिराओं इंट्रावेनस द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर वो क्या हो, बेहोश हो गया हो, अनकॉन्शियस हो गया हो, ठीक है। यदि रोगी को 0.5 ml एड्रीनेलिन का इंजेक्शन तुरंत ही सब क्यूटेरिनियस के माध्यम से शरीर में पहुंचाया, तुरंत लाभ होता है, तो रोगी कुछ ही मिनट में होश में आ जाता है। कुछ चीज़ें हो गई जो आपने देख लिया। इंसुलिन का उपयोग आहार के साथ साथ अच्छे परिणाम का दृष्टिगोचर होता है, इसीलिए थेरेपेटिक डाइट दिया जाता है, क्योंकि रोगी को दवाओं के साथ अगर आहार अच्छा दिया जाएगा, उसके रोग के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसे रोग को रिकवर करने में सहायक होगा। हाइपोग्लाइसेमिक कोमा तथा डायबिटिक कोमा में तुलना, कंपेरिजन बिटवीन हाइपरग्लाइसेमिक एंड कोमा एंड डायबिटिक कोमा। हाइपरग्लाइसेमिक कोमा एंड डायबिटिक कोमा, इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह होने पर। डायबिटिक कोमा कब होता है, जब आपको मधुमेह हो गया हो। हाइपरग्लाइसेमिक कोमा कब हुआ, जब इंसुलिन अधिक हो गया हो। इतिहास, भोजन नहीं, इंसुलिन की अधिक मात्रा, भोजन नहीं के बराबर और इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा, सामान्य भोजन, कोई इंसुलिन नहीं। प्रारंभ, इंसुलिन का इंजेक्शन देने के बाद अचानक ही प्रारंभ होता है, इससे पूर्व रोगी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसमें क्या होता है, डायबिटिक कोमा में व्यक्ति बीमार रहने लगता है, बीमारी की तीव्रता की स्थिति में यह अवस्था उत्पन्न होती है। लक्षण, हाइपोग्लाइसीमिक का लक्षण क्या है, अत्यधिक पसीना, मानसिक विचलन, मेंटल कन्फ्यूजन, चक्कर आना, डिजीनेस, अत्यधिक भूख, दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देना, हृदय की गति बढ़ जाना, शरीर में कपकपी होना, ठीक है। इसमें क्या है, डायबिटिक कोमा में क्या है, निर्जलीकरण, बार बार मूत्र त्याग, बहुत अधिक प्यास लगना, उल्टी होना, पेट में तीव्र दर्द, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए। हाइपरग्लाइसेमिक कोमा और डायबिटिक कोमा का यही अंतर है। फिर इसमें पहचान करना, नमी युक्त त्वचा, जैसे आप पसीना आएगा तो स्किन भीगी भीगी सी लगेगी, नाड़ी गति बहुत अधिक तेज हो जाना, उच्च रक्तचाप, सामान्य सांस, डिस्क रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है, जब आपको डायबिटिक कोमा है तो शुष्क त्वचा, नाड़ी गति कम होना, निम्न रक्तचाप, हवा की भूख, एयर हंगर एंड डिमिनिश रिफ्लेक्सेस।
फिर मूत्र कीटोन बॉडी अनुपस्थित, ग्लूकोज अनुपस्थित, कीटोन बॉडी उपस्थित, ग्लूकोज उपस्थित। रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यंत कम हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, सामान्य बाइकार्बोनेट, और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होना, रक्त में कम बाइकार्बोनेट की मात्रा। दवाइयों द्वारा मधुमेह का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय यूजिंग मेडिसिन। कुछ चिकित्सकों का मानना है कि रोग में केवल 2 ही दवाइयां अत्यधिक प्रभावशाली, एक क्या बाइग्यूनाइट्स और दूसरा सल्फोनाइल यूरिया। इसमें 2 दवाएं ज़्यादा उपयोगी कुछ चिकित्सकों का मानना है। उसमें क्या क्या, एक बाइग्यूनाइट्स और एक क्या सल्फोनाइल यूरिया। बाइग्यूनाइट्स क्या है, यह मृदु प्रकार के मधुमेह तथा वयस्कों के मधुमेह के उपचार में काफ़ी उपयोगी होता है। यह यकृत के अलावा शरीर के अन्य ऊतकों एवं कोषों में ग्लूकोज के संग्रह में वृद्धि करता है। दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया, यह दवाई इंसुलिन के स्रावण को उत्तेजित करता है। यह दवाई इंसुलिन के स्रावण को, ठीक है, इंसुलिन के स्रावण को क्या करता है, उत्तेजित करता है। यकृत के ग्लूकोज को रक्त में आने से रोकता है। इनका उपयोग किशोर के मधुमेह के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये दवाइयां अग्नाशय से इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करती हैं तथा यकृत से ग्लूकोज की विमुक्ति को रोकती है। जिन रोगियों में अति ग्लूकोज रक्तता, हाइपरग्लाइसीमिया तथा भोजन द्वारा रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा तो उन्हें उपयुक्त दवाइयों को देना उचित रहता है। शोधों एवं परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त दवाइयाँ 30% मधुमेह के रोगियों के लिए प्रभावी एवं उपयोगी साबित होती है। इसके अतिरिक्त अनेक दवाइयाँ जैसे टोलबुटामाइड, डोनिल कार्बुटामाइड, क्लोरोफ्रोमेड आदि, परंतु खाने वाली दवाइयों के अत्यधिक सेवन से कभी कभी भूख की कमी, उल्टी आना, दस्त, पीलिया आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अतः इनका उपयोग चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए। खाने वाली दवाइयों का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं किया जाना चाहिए। बालकों एवं किशोरों को दवाइयाँ नहीं देना चाहिए, गर्भवती माताओं को नहीं देना चाहिए, मधुमेह के कई विपरीत प्रभाव, आकस्मिक जटिलता उत्पन्न होने पर नहीं देना चाहिए और बहुत लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही आहार पर नियंत्रण रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। आजकल मधुमेह के उचित उपचार हेतु वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का यह प्रयास है कि शल्य क्रिया द्वारा कृत्रिम अग्नाशय, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज ही लगा दिया जाए। कृत्रिम अग्नाशय ठीक उसी तरह से क्रिया करता है जैसा कि प्राकृतिक अग्नाशय, नेचुरल पैंक्रियाज काम करता है। कृत्रिम अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को स्वतः मालूम करके शर्करा की कमी के अनुरूप ही अपने आप इंसुलिन छोड़ देता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है। कृत्रिम अग्नाशय पर अमेरिका एवं ब्रिटेन में निरंतर क्या हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। एक पेज और है, देख लीजिए। वीडियो देखिए, अगर लंबी हो जाएगी तो नहीं इतना देख लीजिए, व्यायाम कल बता देंगे। कुछ वैज्ञानिक इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील तथा दिन रात इस खोज में जुटे हैं कि किन्हीं बैक्टीरिया में इंसुलिन युक्त कृत्रिम जीन का प्रवेश करा दिया जाए। इसके लिए वे पशुओं के शरीर से अग्नाशय निकाल प्रयोग में लाएंगे, परंतु सफलता कितनी हद तक मिली है इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। आज बस यहीं तक। कल यहाँ व्यायाम एक्सरसाइज क्या क्या कैसे करना है ये चीज़ों को मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक